हेलो व्यूअर्स एंड एस्पायरेंट। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू के इस सीरीज में हम लोग आज फिर से एनसीईआरटी क्लास 6 को कवर करेंगे। रिमेनिंग पार्ट जो हमारे चैप्टर 1 से थे उसको देखेंगे। ये पूरा सेशन बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। पूरे सेशन का बेनिफिट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेट जेआरएफ, सीयूईटी, पीजीटी, टीजीटी, सीडीएस और एनडीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ले सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 6 से एनसीईआरटी एमसीक्यू को डिस्कस करना शुरू किया था। And we learned that NCERT class 6 comprises about 8 टॉपिक। 8 टॉपिक इसमें हैं इंग्लिश में और 6 टॉपिक हैं हिंदी में। हमने अर्थ इन सोलार सिस्टम पर कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। तो इस सेशन में हम लोग इसी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग विद कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट। आते ही सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थ इज करेक्ट। देखो, आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकते हैं और इस तरह के 2 या 3 लाइन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे क्वेश्चन बहुत यूजुअल हैं, यूपीएससी में आमतौर पर 2 से 3 लाइन वाले दिखते हैं। बाकी जो छोटे सीयूईटी वगैरह है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, अर्थ इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिट इन आवर सोलार सिस्टम। पृथ्वी सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पृथ्वी बाहरी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें इन चीज़ों को कि देखो, अगर हम अपने सोलार सिस्टम को देखते हैं तो दिस वे सन इज द मास्टर ऑफ आवर सोलार सिस्टम, और सन एक स्टार है। इसी के आसपास हम अपने अर्थ को भी देखते हैं, और अगर सौर से आकार के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास जो प्लानेट बनते हैं उनमें सबसे बड़ा प्लानेट हमारा है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लानेट है पूरे सोलार सिस्टम का। उसके बाद हमारा सैटर्न है, शनि ग्रह है। उसके बाद हमारा यूरेनस है और लास्ट में हमारा नेपच्यून आता है। जहाँ तक इनर प्लानेट का कंसर्न है तो हमारा अर्थ यहाँ पे लोकेटेड है, और इन टर्म्स ऑफ साइज अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम। तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5th लार्जेस्ट प्लानेट है, ना कि 2nd लार्जेस्ट प्लानेट है। ये ऑर्डर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आउटर प्लैनेट्स आर कंसिस्ट ऑफ गैस मेनली, ये सारे गैस से बने हुए हैं, तो इनका साइज फूलकर बड़ा हो गया है, जबकि इनर प्लैनेट सॉलिडिफाई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो ठोस बन चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जहाँ तक पृथ्वी के नीला दिखने का प्रश्न है, तो देखो होता यह है कि जब भी सनरे पृथ्वी के सरफेस पर फॉल होता है तो लाइट स्कैटर्ड होता है और ब्लू लाइट हमको दिखाई पड़ता है ज़्यादा प्रीडोमिनेंट, तो इसीलिए आकाश से हमको अर्थ नीला दिखाई पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू और इसका आंसर केवल बी ओनली 2 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मून टेक्स अबाउट 27 डे टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमने में चंद्रमा को और अपनी धुरी पर घूमने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन का समय लगता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। मून डायमीटर इज हाफ द साइज ऑफ अर्थ डायमीटर। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को कि देखो, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है, ये मून या चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। साथ में मून अपने एक्सिस पर भी बहुत स्लो स्पीड में रोटेट होता है। जो रिवॉल्व कर रहा है, जो परिक्रमा ले रहा है, उसमें मून को 27.5 डेज का टाइम लगता है। ये पूरा इसका ऑर्बिटल पाथ है, परिक्रमा करने में इतना समय लगता है। ठीक इतने ही समय में मून अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करता है, एक स्पिन पूरा करता है। तो कुल मिलाकर पहला स्टेटमेंट बहुत सही है, बिल्कुल सही है कि मून को परिक्रमा करने और अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 27.5 दिन या 27 दिन का समय लगता है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट को कवर करें कि चंद्रमा का व्यास, व्यास मतलब क्या हुआ, तो ये अगर हम सेंटर मान लें तो ये डिस्टेंस ही व्यास कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और इसी व्यास को अगर हम लोग देखें तो अगर हम मून को कंपेयर करें अर्थ के साथ, तो देखो मून का जो डायमीटर है वो आधा अर्थ के नहीं है। अर्थ का डायमीटर लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मून का डायमीटर इससे 1/4 है, 1/4 है, बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है और इसका आंसर होगा ए ओनली 1। ठीक है। अब आओ आते हैं थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स आर टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ कॉमेट दैट एक्सप्लोडेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह धूमकेतु के हिस्से हैं जो लाखों साल पहले विस्फोटित हुआ था। अब और थोड़ा समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। कि देखो, हमारे सोलार सिस्टम में जब हम लोग देखते हैं सन के अराउंड, तो 4 प्लानिट जो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स हैं। तो मार्स के बाद हमको एक टाइनी बेल्ट, एक नैरो बेल्ट दिखता है जिसमें बहुत सारे रॉक डेब्रिस हैं, चट्टानों के मलबे हैं, और उसके बाद फिर से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून दिखाई पड़ते हैं। तो
अगर हम इनके लोकेशन को देखें तो ये बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में दिखाई पड़ते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, तो इनके फॉर्मेशन को अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो थ्योरी फॉरवर्ड करते हैं, इसके पीछे हाइपोथेसिस बताते हैं। तो हुआ ये था कि जब जो मटेरियल इस तरफ थे उनमें से ज़्यादातर मटेरियल अर्थ, मार्स, विनस के साथ जुड़ते चले गए। जो रिमेनिंग मटेरियल थे वो जुपिटर और मार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से बीच में ट्रैप हो गए। तो ये वास्तव में किसी धूमकेतु के हिस्से नहीं है, बल्कि जो प्लैनेट्स हैं उसी के डेब्रिस हैं। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और हाँ, धूमकेतु, तो धूमकेतु एक अलग ऑब्जेक्ट है। पहले इसके आंसर को देखें तो इसका आंसर हमको ओनली वन ए होगा। जहाँ तक धूमकेतु का प्रश्न है तो देखो, धूमकेतु एक अलग ऑब्जेक्ट है जो जाना जाता है अपने लॉन्ग ट्रिल्स के लिए। उसके पीछे पूंछ जैसी आकृति, धुओं का एक लाइन पूरा बना होता है, लॉन्ग ट्रिल होता है, और वो सन के अराउंड इस तरह से रोटेट करता रहता है और हमेशा उसका टिल सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये पूरा जो धूमकेतु होता है ये हमारे क्यूपर बेल्ट, जो हमारे सोलार सिस्टम की आउटर बाउंड्री है, वहाँ से या फिर ऊर्ट क्लाउड जोन से आता है और सन के चारों तरफ घूमता है। अभी तक नोन एक बहुत पॉपुलर धूमकेतु रहा जिसे हेली कहा जाता है। और हेली जो है वो 76 ईयर में सन का पूरा एक ऑर्बिट पूरा करता है, चक्कर लगाता है। इस धूमकेतु से एक खास गैस निकलती है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है वो डेडली है, वो है साइनाइड। तो साइनाइड गैस भी यहाँ से निकलती है। ये धूमकेतु का पिक्चर भी है। इस तरह से धूमकेतु सन के चारों तरफ घूमता रहता है। तो धूमकेतु अलग चीज है और हमारा जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो अलग चीज है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन अ मीटियोराइड इंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या होता है जब एक मीटियोराइड या उल्का पिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है? फ्रिक्शन बिटवीन मेटियोराइड एंड एयर जनरेट्स हीट कॉजिंग इट टू बर्न एंड इमिट लाइट। उल्का पिंड वायु के घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है जिससे ये जलता है और प्रकाश उत्सर्जित करता है। मीटियोराइड ऑलवेज बर्न कंप्लीटली बिफोर रीचिंग अर्थ सरफेस। एक उल्का पिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले जल जाता है। देखो यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एक मीटियोर है, एक मीटियोराइड है। तो देखो यहाँ समझने की बात यह है कि अगर हम मीटियोराइड के डेफिनेशन को लें तो मीटियोराइड का डेफिनेशन सीधा सीधा है कि किसी एटम, परमाणु, तो एटम से बड़े और एस्टेरॉइड से छोटे जो भी पिंड होंगे, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दैट शैल बी कैटेगराइज्ड एज मीटियोराइड्स। तो मीटियोराइड्स का जो भी नाम हम लोग जानते हैं सभी इसी के टाइप हैं, इसी के प्रकार माने जाते हैं। अब आओ समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखो ये हमारा अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ सरफेस पे जब बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आता है, कि सपोज ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे एक रॉक का टुकड़ा है जो फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ जो हमारा कॉमेट है वो हो सकता है, या किसी प्लानिट का फ्रेगमेंटेड टुकड़ा हो सकता है, अलग हुआ भाग। जब वो अर्थ की ओर आगे आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो यहाँ पर जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, डस्ट हैं, उनसे इनके बीच में फ्रिक्शन, घर्षण उत्पन्न होता है और धीरे धीरे यही जलने लगता है। तो कई बार इन्हें शूटिंग स्टार का भी नाम दिया जाता है। अब होता यह है कि जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है वो अर्थ तक पहुंच जाता है और एक कोलिजन भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, टक्कर भी होती है। आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक लेक है, लोनार लेक। तो यहाँ क्या हुआ कि लेक पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब ये कोलाइड करता है तो उस लेक का साइज एक्सपेंड हो गया। तो इस तरीके से लोनार लेक के इस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं मीटियोर का भी हाथ रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 1A। अब आते हैं थोड़ा सा इन सारे कॉन्सेप्ट को देखें। तो जो डिफिनेशन मैंने बताया वो 1961 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक्सेप्ट किया था और उसी ने बताया कि भाई एस्टेरॉइड से छोटा और एटम से बड़ा जो भी होगा वो मीटियोरॉइड होगा, यही मीटियोरॉइड माना जाएगा। कई बार मीटियोरॉइड बहुत बड़े साइज के होते हैं, कई बार ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, कई बार ये पूरी तरह से जल जाते हैं जिन्हें साइंटिस्ट मीटियोर का भी नाम देते हैं, कई बार ये अर्थ तक जो मीटियोराइट है वो पहुंचने में सक्सेसफुल होते हैं। तो इस तरीके से अंतर है लेकिन वो नाम का है। टेक्निकली जो मीटियोराइट, मीटियोरॉइड और मीटियोर तीनों एक ही होते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे, मिल्की वे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मिल्की वे एंड यूनिवर्स करेक्टली। Milky Way appears as a white growing rectangular shaped band across the sky due to cluster of millions of stars. Milky Way आकाश में सफेद चमकदार आयताकार पट्टी के रूप में दिखाई देती है क्योंकि यह लाखों तारों का समूह है। मिल्की वे इज द गैलेक्सी वेयर आवर सोलार सिस्टम इज लोकेटेड। मिल्की वे आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। तो देखो जहाँ तक हम अपने मिल्की वे को जानते हैं तो आकाश गंगा या गैलेक्सी तीन तरह की होती है। आकाश गंगा या गैलेक्सी जो टर्म यूज किया जाता है, तो ये टर्म यूज किया जाता है यूनिवर्स के ऐसे पार्ट के लिए जहां मिलियंस ऑफ स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट मिलते हैं, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ several star,
प्लानेट एंड सैटेलाइट्स। अब आकाश गंगाओं को आकार साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। सम आर जो है वो हमारे स्पाइरल हैं, तो हमारी जो आकाश गंगा मिल्की वे है वो यहाँ रेक्टेंगुलर शेप है, ये नहीं होती है, बल्कि हमारी आकाशगंगा इस तरह से स्पाइरल शेप में है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यहाँ पर लाखों ताराएं होते हैं। कुछ आकाशगंगाएं इलिप्टिकल, इलिप्टिकल का मतलब हुआ इलिप्टिकल, इसका मतलब हुआ एलोंगेटेड साइज, मतलब इस तरह से साइज बनेगा। कुछ का साइज इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब ये हुआ कि उसका किसी भी तरह का साइज हो सकता है। इरेगुलर साइज में वो हो सकते हैं, अनियमिताकार वो हो सकते हैं। तो कुछ वलयाकार हैं और कुछ जो है हमारे सर्पिल हैं। तो हमारी आकाशगंगा सर्पिल स्पाइरल टाइप की है, जबकि एलिप्टिकल वलयाकार कुछ और आकाशगंगाएं हैं, और अनियमिताकार भी आकाशगंगाएं होती हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो पहला गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है। हमारा जो सोलार सिस्टम है वो आकाशगंगा के केंद्र से दूर स्थित है कहीं, और यही हमारा सन अपने प्लैनेट्स के साथ मिलता है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे उनको सॉल्व किया। आप अच्छे से एनसीईआरटी क्लास 1 के चैप्टर 1 को देखो, खासकर वहाँ पर जो एक पूरा डायग्राम मिलता है सभी प्लैनेट्स का और उनके बारे में जो डिटेल है उनका एक नोट्स बना लो। कई बार ऐसा लग सकता है कि बहुत आसान है, याद है, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे या एग्जाम में आएगा तो यहाँ से चैलेंजेस बनेंगे, यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए अच्छी बात ये होगी कि प्रैक्टिस करें और इसको जितनी अच्छे तरीके से हो सके उसको कवर करें। तो